31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री और विपक्षी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन को 8.5 एकड़ जमीन की खरीद के माध्यम से धन शोधन का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया। 21 मार्च को इसने आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोप लगाते हुए कि उनकी सरकार ने राज्य के लिए नई शराब खुदरा नीति शुरू करने का भुगतान स्वीकार कर लिया था। कुछ दिन पहले ही एजेंसी ने इसी मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी उनके मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए जाने के 1 साल बाद हुई। इसके अलावा पार्थ चटर्जी और ज्योति प्रिया मलिक जैसे तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ बंगाल मंत्री भी सलाखों के पीछे हैं। भारत में आम चुनाव के 1 महीने से भी कम समय रह गया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जहां लगभग 1 अरब लोग संसद के निचले सदन को चुनने के लिए मतदान करेंगे। हालांकि जब हम व्यापक पैमाने से परे देखते हैं तो चुनाव कम प्रभावशाली दिखता है। मोदी सरकार ने विपक्ष को कमजोर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया है। उदाहरण के लिए केजरीवाल भारत के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं और उनकी पार्टी 2 राज्यों में सरकार चलाती है। ऐसे समय में जब उन्हें रणनीति बनानी चाहिए और रैलियों को संबोधित करना चाहिए, आम आदमी पार्टी के नेता जेल में हैं। उनके मुख्य प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बंद कर दिया है। मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और विपक्ष के अन्य नेताओं को सीधे तौर पर गिरफ्तार करना भाजपा का सबसे स्पष्ट तरीका है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि चुनाव के लिए कोई समान अवसर नहीं है। भले ही बीजेपी ने फंडिंग का बड़ा हिस्सा अपने नाम कर लिया है, लेकिन उसके नियंत्रण वाली जांच एजेंसियों ने कांग्रेस पार्टी के फंड को फ्रीज कर दिया है। हिंदुआ पार्टी मीडिया के समय पर एकाधिकार रखती है और बेवजह यहाँ तक कि न्यायिक प्रभाव से भी अधिक का अधिकार रखती है। उदाहरण के लिए विपक्ष शासित राज्यों द्वारा भाजपा की नकल करने और उसके प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करने के प्रयासों को अदालतों द्वारा रोका गया है। यहाँ तक कि उन्होंने विपक्षी नेताओं को जमानत देने से भी इनकार कर दिया है। अब कुछ वर्षों से विशेषज्ञों ने भारतीय लोकतंत्र के स्वास्थ्य के बारे में लाल झंडे उठाए हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश का संबंध इसके उदारवादी चरित्र को धूमिल करने से था। उदाहरण के लिए 2018 में स्वीडन स्थित वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट ने भारत को चुनावी निरंकुशता के रूप में वर्गीकृत करना शुरू कर दिया। हालांकि जैसा कि 2024 के चुनाव से पहले पता चलता है, भारत में चुनाव तेजी से संदिग्ध होते जा रहे हैं। न केवल विपक्षी दलों के लिए कोई समान अवसर नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर भी गंभीर संदेह उठाए गए हैं। कुछ विशेषज्ञों ने मतदान के वास्तविक कार्य से संबंधित चिंताओं को भी चिन्हित किया है। भारत हमेशा अपने लोकतंत्र की गुणवत्ता के मामले में अपने आय स्तर की तुलना में पिछड़ता रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस के जन चरित्र का आज़ादी के बाद काफ़ी प्रभावशाली बहुदलीय लोकतंत्र बनाने के लिए लाभ उठाया गया। सभी राजनीतिक खिलाड़ियों की तरह कांग्रेस कोई संत नहीं थी और अक्सर लोकतांत्रिक जनादेश को कमजोर कर सकती थी। उदाहरण के लिए नेहरू ने 1959 में कम्युनिस्ट संचालित केरल सरकार को बर्खास्त कर दिया था। हालांकि लगभग सभी पर्यवेक्षकों का कहना था कि मतदान की प्रक्रिया काफ़ी हद तक निष्पक्ष थी। मोदी युग में ऐसा लगता है कि भारत अब आय और लोकतंत्र के बीच सहसंबंध की ओर लौट रहा है। अगर मोदी की चली और 2024 का चुनाव वास्तव में काफ़ी अनुचित माना गया, तो इस नए भारत की राजनीति कैसी दिखेगी? सबसे बड़ा परिवर्तन सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण की परंपरा का अंत हो सकता है। अब तक भारत में पद खोने का मतलब शायद ही कभी राजनेताओं को जेल जाना पड़ेगा। हालांकि यह बदल गया है। यहाँ तक कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल के विरोधी दलों के वरिष्ठ नेताओं को भी लंबी अवधि के लिए जेल में डाला जा रहा है। निश्चित रूप से इसका मतलब यह होगा कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो स्थिति को पलटने का प्रयास करेंगे। नतीजा, चुनावी हार का अब खतरनाक रूप से बड़ा जोखिम है। यह राजनेताओं के लिए सिर्फ सत्ता और प्रतिष्ठा की हानि नहीं है, इसका मतलब स्वतंत्रता खोना हो सकता है। जबकि भारतीय अभी इस घटना के प्रति जागरूक हो रहे हैं, यह पड़ोस में आम है। बांग्लादेश में प्रमुख विपक्षी नेता खलीदिया जिया भ्रष्टाचार के आरोप में 2018 से जेल में हैं। पाकिस्तान के आम चुनाव इस साल की शुरुआत में हुए थे और
इसके लोकप्रिय राजनेता इमरान खान के भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में थे। भ्रष्टाचार के आरोप में पूरे दक्षिण एशिया में एक शक्तिशाली उपकरण है। दोनों देशों में सत्तारूढ़ शासन सत्ता को जोखिम में नहीं डाल सकता, क्योंकि पद छोड़ने का मतलब विपक्ष के 7 स्थानों की अदला बदली करना होगा। जेल में इससे मृत्यु चक्र बनता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश में सिर्फ एक दिखावटी चुनाव हुआ जिसमें प्रमुख विपक्षी दल प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं था, जबकि खान की पार्टी को पाकिस्तान में प्रतिबंधित कर दिया गया था। फिर भी इसके सदस्यों ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और उल्लेखनीय रूप से सबसे बड़े गुट के रूप में उभरे। हालांकि पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित दलों के गठबंधन द्वारा इसे अभी भी कार्यालय से बाहर रखा गया था। नरेंद्र मोदी वर्तमान में काफ़ी लोकप्रिय हैं और पूरी संभावना है कि वे खुले मतदान में जीतेंगे। हालांकि एक दिन ऐसा आएगा जब यह सच नहीं होगा। उस परिदृश्य में सत्ता खोने से उन्हें उसी तरह की आपराधिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा जिससे आज आम आदमी पार्टी या तृणमूल गुजर रही है। भारत में चुनाव पर पहले से ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन ये बेहद ऊंचे राज्य सत्ताधारियों को किसी भी कीमत पर बने रहने के लिए और भी प्रोत्साहित करेंगे। आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आप सभी को नोटिफिकेशंस मिल सके। नमस्कार, मैं शेखर भारद्वाज।